हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। दो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। इस पिक्चर में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और इस पिक्चर में बच्चा बोर्ड पर लिख रहा है। आज अध्यापिका ने विद्यार्थियों को भारत का इतिहास कहानी पढ़कर सुनाई। विद्यार्थियों ने कहानी को बहुत ध्यान से सुना। अध्यापिका ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर लिखे तथा अध्यापिका ने उन्हें पढ़कर जांचा। तो बच्चों, आपने ये देखा कि ऊपर दिए वाक्यों में अध्यापिका और विद्यार्थियों ने अपनी बात को एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाया। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। विचारों के आदान प्रदान की इसी प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने विचारों तथा भावों का परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को आपस में बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, वह साधन भाषा कहलाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ। जिस माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों को आपस में बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, वह साधन भाषा कहलाता है। जैसे ये दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। रॉली, मैं खेलने जा रहा हूँ। सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? वो अपने जाने के बारे में बता रहा है और वह उससे पूछ रही है कहाँ जा रहे हो। इन भावों को प्रकट करने के लिए जो साधन प्रयोग किया गया वह है भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोली तथा सुने जाने वाली भाषा मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, वह मौखिक भाषा है। लिखी तथा पढ़ी जाने वाली भाषा लिखित भाषा का रूप है। जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं, वह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। लिखित भाषा बाद में विकसित हुई। भाषा के अन्य रूप भी हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। मातृभाषा, बालक अपने परिवार में इस भाषा को सीखता है। माँ के मुख की ओर देखकर और ध्वनियों को सुनकर वह मातृभाषा सीखता है। बंगाली परिवार का बालक बंगाली और तमिल परिवार का बालक तमिल ही सीख जाता है। राष्ट्रभाषा, जिसे देश के अधिकांश नागरिक प्रयोग में लाते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और राजभाषा, राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भाषा का महत्व। भाषा मानव मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि प्रतियों की व्यवस्था है। यह अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्यों का संपादन भी भाषा द्वारा ही होता है। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली केवल बोली ही जाती है, इसमें साहित्य रचना नहीं हो सकती। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही
बोली जाती है। बोली में प्राय व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है लिपि। भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप उसके ध्वनि चिन्हों से निर्मित होता है, अतः ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक भाषा की लिपि निश्चित है, पर कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। मैं कुछ भाषाओं की बात करने जा रही हूँ। जैसे अंग्रेजी, इसकी लिपि है रोमन लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि। मराठी, इसकी भी देवनागरी लिपि। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि। उर्दू की है फारसी लिपि। जैसे नई दिल्ली शब्द को विभिन्न लिपियों में हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि में ऐसे, रोमन लिपि में ऐसे, गुरुमुखी में इस प्रकार, फारसी लिपि में और बांग्ला लिपि में इस प्रकार नई दिल्ली लिखा जाएगा। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों भाषाएं प्रचलित हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी आदि। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन भाषाओं को नोट कर सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली और राजस्थानी। हिंदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि राज्यों की शिक्षा एवं प्रशासन की भाषा है। हिंदी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब आदि क्षेत्रों की संपर्क भाषा भी है। तो पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण भाषा की एक व्यवस्था है। जहाँ कोई भी व्यवस्था होती है उसके नियम होते हैं, इसलिए हर भाषा के अपने नियम होते हैं। नियमों की इस पूरी व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियमों को सीखने के बाद विद्यार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग समझने लगता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको। तुम सब कक्षा 6 में पढ़ता हो, मेरी कक्षा बहुत बड़ी है, हम सब परिश्रम करता है। इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई गलती है और इन गलतियों का ज्ञान ही व्याकरण हमें कराता है। तो व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान कराता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 मुख्य भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा होती है। शब्द विचार में शब्दों के स्रोत, भेद, रूप और रचना का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य संरचना, वाक्य भेद, पदबंध, वाक्य रूपांतरण और विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः धीरे धीरे हिंदी भाषा का मानक रूप विकसित हो रहा है। इससे भाषा में एक रूपता बनी रहती है। तो आज हमने जो पढ़ा एक बार उसकी दोहराई कर लें। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का एक उदाहरण है टीवी या रेडियो, जिसे हम सुनते हैं और खबरों को या और विचारों को समझते हैं। लिखित जैसे हमारी पुस्तकें, कोई ग्रंथ, ये लिखित रूप हुआ। भाषा का मूल रूप मौखिक कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, अब आज के विषय से संबंधित अभ्यास कार्य कर लें। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव लिखकर या बोलकर दूसरे को बताते हैं। भाषा के कितने भेद हैं, उनमें क्या अंतर है? भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोलकर अपने भावों को हम प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा है। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा वह है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। इसका उदाहरण है हमारी पुस्तक या कोई ग्रंथ। आगे है, सही और गलत का चिन्ह लगाएं। भाषा केवल लिखी जाती है, क्या ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि भाषा बोली भी जाती है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। ये ठीक है। भाषा का मूल रूप लिखित है? नहीं जी, भाषा का मूल रूप मौखिक है। लिखित भाषा तो बाद में विकसित हुई। भाषा द्वारा विचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। भाषा का विकसित रूप है मौखिक, लिखित, दोनों सुनना। लिखित संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठवाड़ी, हिंदी, रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 20, 22, 24। 22 भाषाओं को। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या कर्नाटक की। तो हमारा आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।